कल रोहिणी नहीं आई थी, आज कोमल नहीं आई है। रोहिणी, हाँ सर। कल तबीयत ठीक नहीं थी बेटा? सर लेट हो गई थी कल लेक्चर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आज कोमल नहीं आई? आ रही हो? आ रही है? कल कहाँ गए थे रीना? रीना कल कहाँ गए थे? सर तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ठीक है। अच्छा, मंडे से आपका जो 2 बजे से लेके 3 बजे का लेक्चर है वो कोई और सर लेंगे, जो आपको रिटेल के बचे हुए 2 ये पढ़ाएंगे मॉडल। ठीक है? हाँ सर। सर क्यों, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बेटा सर ने बोला है कि वो 2 मॉडल अगले वीक से कोई और सर पढ़ाएंगे, वो एक हफ्ता ही पढ़ाएंगे। कोई प्रोजेक्ट है आपका, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसके अंडर वो पढ़ाएंगे, एक आध हफ्ते के लिए पढ़ाएंगे बचे हुए 2 मॉडल। ओके सर। हाँ, 2 बजे से लेके 3 बजे तक। ठीक है? और मंडे से ही हम रेमेडियल क्लासेस के अंडर आपका आईबी, IHRM और कौन सा सब्जेक्ट है और IB है, IHRM है और कौन सा? टैलेंट मैनेजमेंट। हाँ, टैलेंट मैनेजमेंट। उसका शॉर्ट में रेमेडियल क्लासेस में पढ़ना शुरू करेंगे, छोटी छोटी कंसेप्ट।
पहले से, और जो नहीं है आते हैं, जो जो नहीं आए थे अब तक, उनको बताना सर सब पहले से पढ़ाने वाले हैं बोलना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके बेटा। हाँ सर। आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा कोमल, कल आप रीना, आपको कौन से चेंजेस बताए सर ने? सर ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही बताया है, बट समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एकदम सर ने एकदम अचानक से ही पूरा सब कुछ रॉन्ग बता दिया, तो कुछ भी और टॉपिक तो मिल नहीं रहा है। आप वही कंटिन्यू करने वाले हो या टॉपिक को चेंज करने वाले हो? सर मैंने टॉपिक तो ढूंढा पर मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो वो भी 20-19 ऐसे पेजेस के मिल रहे हैं, तो उतना तो कम पेजेस का तो नहीं हो सकता है ना। कम 50 to 60 पेज तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, इसी वजह से मैं रुकी हुई हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट सिलेक्शन का मिला हुआ है और मैंने प्रोसेस का भी देखा तो पर उसमें कम कम ही पेजेस थे, इस वजह से मैं रुकी हुई हूँ। अगर हो सके तो मैं वही एडिटिंग करके फिर से ही दिखा सकती हूँ सर सारे को। चेंजेस बताए सर ने? ज्यादा नहीं बताया है, बस हार्ड लैंग्वेज में मतलब ज्यादा ये हो गया है बोल रहे थे सर। ऐसे मतलब उसमें डालो कि जैसे आप बता सको, ऐसे बोल रहे थे। ओके ओके। सर आप ही बताइए ना कोई टॉपिक अच्छा सा। ये टॉपिक तो मैं बताता हूँ, टॉपिक एक नहीं 1000 टॉपिक है, बट उसके ऊपर की सॉफ्ट कॉपी कहाँ से लाएंगे? टॉपिक बताने के लिए तो मैं बहुत सारे टॉपिक बताऊंगा, बट मेरे पास है भी तो ऐसे हार्ड कॉपीज है, ऐसे हार्ड कॉपीज है, और इसको आप लिख तो बिल्कुल भी नहीं सकोगे, इतना कंप्यूटर में टाइप करना होंगे आपसे। अगर सॉफ्ट कॉपी रही है तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके सारी चीजें हो जाती है, जो चेंजेस सर ने बताए वो चेंजेस भी करने हो जाते हैं। अच्छा कोमल, टॉपिक आज सर को बता देना, प्रिंसिपल सर को। कोमल। देखती हूँ अगर और कोई मिला तो, देख हाँ, रही हूँ मिल जाए तो अच्छा है। देखिए देखिए, और कोई मिला तो देखिए, तो आज पूरा दिन ये करिए। वो तो 4-5 दिनों से कर ही रही हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुका।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, मैंने अभी भी मेरे एमबीए के 2-3 ग्रुप जो है उसमें अभी भी नए नए सिरे से मैसेज डाला है कि मुझे सॉफ्ट कॉपी अगर किसी के पास होंगी तो दो। और मेरी जो दोस्त है पुणे में, मैंने उनको फिर से कॉल लगाया है, अगर मिल जाता है तो आपके लिए अच्छे हो जाएगा। मेरे पास नियर अबाउट 30 to 40 प्रोजेक्ट की सॉफ्ट कॉपीज थी, बट वो पेन ड्राइव नहीं दिखता है मेरा, क्या है। हेलो, वही नहीं, आपके क्या चेंजेस है? नहीं सर, नहीं बताए। आपको नहीं पता है? नहीं। तो हार्ड कॉपी निकालने के लिए बोले आपको? नहीं बोले तो नहीं, अभी टास्क में तब निकालूंगी। हाँ, ओके। सॉफ्ट कॉपी निकालने के लिए नहीं बोले और हार्ड कॉपी निकालने के लिए नहीं बोले। बाकी चेंजेस कुछ भी नहीं है। नहीं बताओ तो नहीं, आप पूछिए ना सर। ओके, मतलब प्रॉब्लम कोमल और रीना के प्रोजेक्ट में, राइट? कोमल, कोई और ये नहीं देखा क्या, दिखा क्या बेटा सब्जेक्ट? देख रही हूँ सर, बट जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल रहा है, पेजेस कम मिल रहे हैं, कहा बहुत ज्यादा करेक्शन। ओके, कौन से सब्जेक्ट मिले अब तक नए सिरे से? परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में देखी, लेकिन कुछ ढंग का नहीं मिला। और कल जो देखी वो ट्रेनिंग थी। कल जो आपने भेजा बेटा वो कच्चा पक्का है, नहीं हो पाएंगे वो, जो केस स्टडी ऑफ टाटा का जो आपने भेजा ना, करके अभी वो फाइनल में थे। हाँ। जिस तरीके से वो बनाया गया है, उस तरीके से हो जाएगा, कोई उसकी प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइए, हमने आईबी, सबसे पहले हमने आईबी पढ़ा था ना? सबसे पहले हमने आईबी पढ़ा था ना? हाँ सर। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मतलब थोड़ा बताओ बड़े मुझे। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाइए बड़े मुझे। कोई भी, आप तीनों में से कोई भी मुझे समझाओ कि इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता है। अक्रॉस दी बॉर्डर जाके बिजनेस करना। अक्रॉस द बॉर्डर थोड़ा और डिटेल में बताइए बेटा। थोड़ा और डिटेल में बताइए बोला।
कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना। कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना। राइट, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? हेलो, कोई एग्जांपल दे सकते हो बेटा? रोहिणी आप? कोई एक एग्जांपल देके समझाइए। व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? अलग अलग बिजनेस करना। अलग अलग देश में। बेटा जब मैंने आपको समझा था ना, तो मैंने आपको ना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एग्जांपल दिया था, याद है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल था बेटा वो? मैंने आपको बोला था कि बेटा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि इंडिया एक फार्मा हब है, फार्मा का हब है, एक फार्मेसी का हब है। फार्मेसी का हब मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनते हैं। अगर सोचा जाए तो फार्मा का हब कहा जाता है हमें हैदराबाद। हैदराबाद में बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। पूना में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत फेमस है। सीरम इंस्टीट्यूट पूना में ही है। भारत बायोटेक, रेड्डीज लेबोरेटरी, ई बायोलॉजिकल कंपनी, ऐसे बहुत ज्यादा जिम कंपनी है कड़मेश्वर में। और भी दो चार कंपनियां हैं जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है। तो हमने एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, राइट। हाइड्रोक्सी कोविड-19 जो कोरोना जो आया है उसको सबसे पहले पेशेंट कहाँ ठीक हुए थे? राजस्थान के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पेशेंट ठीक हुए थे। सबसे पहला पेशेंट कहाँ ठीक हुआ था कोरोना का इंडिया में? राजस्थान सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। कहा? कहा? राजस्थान। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। तो उन्होंने पता है क्या कॉकटेल दिए थे पेशेंट को? कॉकटेल दिए थे, मतलब 2-3 बीमारियों के, जैसे मलेरिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एक दो इसका ये दिया था उन्होंने, कॉकटेल बनाया था, मतलब मिक्स करके। उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया में सिर्फ 2 रुपए की मिलती है या उससे भी कम। तो वो बनाने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो पाउडर चाहिए होता है, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, हम वो 2 देशों से लेते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। किससे लेते हैं? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, प्रोडक्ट बन एक देश में रहा है, बन एक देश में रहा है, रॉ मटेरियल अलग अलग देशों से ले रहे, तो अलग अलग देशों से रॉ मटेरियल ले रहे, राइट। प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, राइट। और वही प्रोडक्ट बनने के बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अलग अलग देशों में, जितने भी देशों को जरूरत है वो प्रोडक्ट की, उस देशों में हम क्या करेंगे? जैसे आप वैक्सीन का ही ले लो, एक बहुत बड़ा एग्जांपल वैक्सीन का ले लो। कोविशील्ड की जो फॉर्मूला है बनाने का, कोविशील्ड जो बहुत ज्यादा ये यूज हो रहा है इंडिया में, 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज के दिन में इंडिया में 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो देखिए, वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है
वो एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया हुआ है। जनरल नॉलेज में आप पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स में। एस्ट्राजेनेका ने बनाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये दोनों ने मिलके वो बना कोविशील्ड बनाने का फॉर्मूला बनाया। बट उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट। हमने उसका इन्वेंशन करने वाले, उसका क्रिएशन करने वाला इंडिया नहीं है कोविशील्ड का। वो किसने बनाया है? वो जो ये है अपना एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी और ऑक्सफोर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये दोनों कंपनियों ने मिलकर उसको बनाया। बट वो फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है उन्होंने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्यों प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर इंडिया में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सस्ता लगता है, मतलब बहुत कम खर्चा लगता है एज कंपेयर टू देयर अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो कोविशील्ड दुनिया में सबसे ज्यादा कोविशील्ड इस्तेमाल हो रही है। तो उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल बिजनेस आप अगर करते हो तो जो बॉर्डर के बैरियर्स होते हैं वो काम करने के बीच में नहीं आते। बॉर्डर्स में जो बैरियर होते हैं वो काम करने के बीच में नहीं आते। आप किसी एक देश से एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लोगे, किसी दूसरे देश से एक रॉ मटेरियल लोगे, किसी तीसरे देश में प्रोडक्शन करोगे। देखिए फॉर्मूला एक दो कंट्री का फॉर्मूला इंडिया को उन्होंने दिया है, उनका एग्रीमेंट बना था उस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस का। इंडिया को उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है और फॉर्मूला वो किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं। फॉर्मूला कोई भी कंपनी का किसी और कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सिर्फ वो जिस कंपनी के साथ चाहे, सिर्फ वो जिस कंपनी के साथ चाहे उसी कंपनी के साथ फॉर्मूला शेयर होता है। किसी और कंपनी नहीं तो कोई भी फॉर्मूला यूज करके काम करने लगेगा, ऐसे नहीं होता है। कोविशील्ड सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट बना सकते हैं इंडिया में, किसी कोई और कंपनी, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है। तो इंटरनेशनल बिजनेस, रॉ मटेरियल किसी और देश का, फॉर्मूला किसी और देश का बनाने का, बट प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। अब जो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, कोविशील्ड इंडिया में बन रही है, बट बहुत सारे देशों को, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ये जो भारत के जो बाजू के देश है, भारत से जो जिनकी बाउंड्री हमारी लगती है उनसे, उन सब देशों में हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने उनको वैक्सीन दिए। यहां तक कि यूके, यूरोप में भी वैक्सीन दी है। किसी और देश से रॉ मटेरियल किसी और देश में बन रहा है और किसी और देश में हम भेज रहे हैं। तो ये बेटा एक इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ये क्या होता है? एक इंटरनेशनल बिजनेस होता है जो क्या करते हैं, कोई भी बॉर्डर का बैरियर इनके लिए नहीं होता। इनको ऑलरेडी सारे परमिशन मिल चुके होते हैं गवर्नमेंट की ओर से, इनको एक्सपोर्ट करने के परमिशन मिल चुके होते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट को परमिशन मिल चुके थे। देखो आफ्टर 3 months, ध्यान से सुनो, अपने आंख कान खोल के सुनो, अपने दिमाग को खोल के सुनो। आफ्टर 3 months हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। आफ्टर 3 months गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया जब कोविशील्ड बनी। तो सीरम इंस्टीट्यूट एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, इसीलिए आज इंडिया में इतने ज्यादा वैक्सीन मिल रहे हैं हमें। क्योंकि जब वैक्सीन की शॉर्टेज थी तो सीरम इंस्टीट्यूट ने दूसरे देशों में भेजा, उनका कॉन्ट्रैक्ट था बेटा, पहले उनको पहले पैसे दिए थे, यूरोप ने उनको पहले पैसे दिए थे, पहले ऑर्डर दे दिए थे जिसके साथ उनको भेजना था। बट गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस, पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपको पहले बताया था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के लीगल रूल बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर। तो क्या हुआ, इंडिया ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट। अब इंडिया ने ही बैन कर दिया तो सीरम इंस्टीट्यूट कोई होता नहीं है कि फिर भी इंडिया के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके वैक्सीन एक्सपोर्ट करे। इसलिए आज हमारे देश में बहुत ज्यादा वैक्सीन है, मौजूद है। आज अगर हम सोचते हैं आज इंडिया में शॉर्टेज नहीं होगी आज के बाद वैक्सीन की। अगर गवर्नमेंट फिर से एक्सपोर्ट करना शुरू करती है तो हो जाएंगी, तो डेफिनेटली हो जाएंगी। हमें अगले 3 से 4 महीनों में लगभग 65 करोड़ डोजेस मिलने वाले हैं कोविशील्ड के, जो सिर्फ और सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट बनाने वाला है। चाइना में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। चाइना जो है ना, 100 करोड़ लोगों को उन्होंने वैक्सीनेशन दे दिया। बट हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इतने कम लोग हैं। बट फिर भी, और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो भी अगर 18 से ऊपर का भी शुरू हो गया है तो प्लीज जाइए वैक्सीन लीजिए, क्योंकि जो 3rd वेरिएंट आ रहा है
थर्ड वेरिएंट आ रहा है, नाम भूल गया मैं उसका, वो बहुत ज्यादा ये है, हार्मफुल है। अपने मम्मी पापा को, अपने सबको, आजू बाजू वालों को, आस पड़ोस वालों को, सबको बोले वैक्सीन लेने को, कोई भी खतरा नहीं है उसमें। अगर कोई खतरा लगता है आपको तो बेटा गूगल करिए, एम्स के डॉक्टरों ने वीडियो बना के डाले हैं, सब है, कोई खतरा नहीं, सबने लिया है, सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। डर वो लोग रहे जो इलिटरेट है, जो अनपढ़ है, वो डर रहे, राइट। तो इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए अगर आपका किसी एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और एक और बात बताता मैं आपको, आपने अगर देखा होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ था, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में एकदम गिर गया था, इकोनॉमी डाउन हो गई थी। तो हमारे जो कंपनीज के शेयर थे, गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर थे, वो बहुत कम हुए, बहुत कम हो गए थे। तो चाइना ने क्या किया, मतलब हमारा एफडीआई है ना, कि दूसरे कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है। तो चाइना ने क्या किया, एचडीएफसी के 5% शेयर खरीदे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक है, उसके 5% शेयर खरीदे। अब इंडिया को क्या लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो चाइना मोर देन 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेगा और उसका ऑनर बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखो किस तरीके से इफेक्ट किया इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। चाइना से उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंटरनेशनल बिजनेस चाइना ने उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया, अगर आपको इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। रूल चेंज हो गया, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए आगे, 5% तो खरीद लिए, फिर उससे ज्यादा वो खरीद ही नहीं पाए। चाइना चिल्लाया यूनाइटेड नेशन में जाके कि इंडिया ये लॉ नहीं बना सकता, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, बट इंडिया का इंटरनल मैटर बोला। तो ये सारी चीजें होती है बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस अगर कम करते हैं तो इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, लीगल फैक्टर, ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए सारे चीजों को स्टडी करके, सारे चीजों को स्टडी करके प्रॉपरली हमें इंटरनेशनल बिजनेस में जाना पड़ता है। अगर हमारा कोई डोमेस्टिक बिजनेस है, हम इंडिया के इंडिया में काम कर, इंडिया के इंडिया में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक सिर्फ अमेरिका में ही है, सिर्फ अमेरिका में, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती, एफडीआई है ही नहीं हमारे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट ही नहीं इंडिया में। तो क्या फेसबुक इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएगा? नो, नॉट पॉसिबल। बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर फेवरेबल होता है इंटरनेशनल बिजनेस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफडीआई पॉलिसी चेंज कर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस के साथ फेसबुक इंडिया में आएगा और काम करना स्टार्ट होगा। इसके क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, जो कि आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर गवर्नमेंट चाहती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हर गवर्नमेंट चाहती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो रहे। इट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट दे आर नॉट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ जा रहे, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही। ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारी सरकार का। ठीक है, वो दूसरी बात है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस समझाना चाहता हूँ। पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ये दो बहुत बड़े फैक्टर होते हैं किसी भी देश में इंटरनेशनल बिजनेस करने की। अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ अगर वो रूल नहीं बनाते तो अभी चाइना एचडीएफसी का मालक हो जाता। इंडिया कंपनी तो इंडिया में है, बट उसको ऑनर कौन है, चाइना है। ये सारी बातें समझ के इकोनॉमी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपको सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन किया, अगर आपको कभी दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन किया ना, तो एमए इकोनॉमिक्स करना। क्या करना, एमए इकोनॉमिक्स करना। अभी मैं कर रहा हूँ, मेरा चालू है एमए इकोनॉमिक्स, डायरेक्टली फ्रॉम यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं। और न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? बेटा
कोई है? हाँ सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं सर, न्यूज़पेपर। बेटा आपके मोबाइल में तो आता है, हितवादा सर्च करो, टाइम्स ऑफ इंडिया सर्च करो, इंस्टॉल करो, एप्लीकेशन भी आते हैं उसके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं इंग्लिश के पढ़ सकते हो तो इसके मराठी के पढ़ो, करंट अफेयर रखो, क्योंकि आपके सीईटी में एक टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। पिछले 6 महीने की न्यूज में जो आए हुए चीजें थे वो पूछते। हाँ सर ठीक है। बेटा मैं आपको कितने सालों से बता रहा हूँ, जब आप फर्स्ट ईयर में आए हो ना, मैं तब से आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो। बता रहा हूँ ना मैं आपको, कब से बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। बट आप भी बड़े ढीठ हो सबके सब। नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा आपने, बहुत ही होशियार हो आप। सर आप कितना भी बताओ ना, आप कुछ भी करो ना, हम नहीं पढ़। पर बेटा अभी तो कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, आपके मोबाइल में सीधा आ जाता है। नहीं रोज आधा घंटा दो उसे, क्योंकि अगर करंट अफेयर के 10 भी क्वेश्चन आपके उसमें फंस गए तो आपका आउटपुट निकल गया। 10 भी क्वेश्चन अगर आपके उससे में बन जाते हो तो आपका आउटपुट निकल गया ना। राइट? हाँ। और आएंगे ही आएंगे। अगर आप इसमें भी जाते हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव भी दे रहे हो, वहां पे भी करंट अफेयर्स का कॉलम रहता है। सीईटी भी दे रहे हो, उसमें भी करंट अफेयर का कॉलम रहता है। राइट? तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, और न्यूज़पेपर ऐसे लेके मत पढ़ो, पैसे लगते हैं। अपने मोबाइल में ये नेट रिचार्ज होता ही है, सीधा टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया है, और हिंदुस्तान टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स है, उसको सर्च करो, पढ़ना शुरू कर दो। छोटे छोटे एडिटोरियल पढ़ो, या शुरुआत 1-2 पेज से ही करो। रोज आधा 1 घंटा उसको दो आप, सुबह उठने के बाद रोज आधा 1 घंटा उसे दो। आपकी स्टडी हो जाएंगी प्रॉपरली। क्योंकि मैंने जो आपको ये बताया, उसने 5% शेयर खरीदे, एचडीएफसी के शेयर खरीदे, 10% शेयर फेसबुक ने खरीदे रिलायंस के। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बेटा, इंटरव्यू में पूछते हैं, पूछते हैं ना। सारी चीजों को पूछा जाता है। अच्छा, टाइम टेबल का अब तक कुछ आया नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, उसमें कॉल करते रहना सर। हाँ। नीलेश सर को कॉल करते रहना और उस पर ध्यान रखना। और कौन सी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो? हम्म? और कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हो बोला?
रीना, MBA करने वाले हो? अभी सोचे नहीं है सर, घर में भी नहीं बोला है। कौन सी कैटेगरी में आते हो आप? मेरा सर ओबीसी में है, बट थोड़ा सा वो कास्ट हो जाने की वजह से। कैटेगरी कौन सी है? बेटा कैटेगरी कौन सी है? एससी में डाल के रखा है सर। एससी में? डोमिसाइल है आपके पास? नहीं अभी तो नहीं है। कब बनाओगे? कौन सा तहसील में आते हो आप? सावनेर। बना लीजिए। हाँ सर, अभी तक बन जाता, बट कास्ट थोड़ा बिगड़ गया है ना, उस वजह से इधर उधर हो गया है। क्यों, क्या हुआ कास्ट में? मेरी कास्ट ओबीसी है सर। ओबीसी है? हाँ चौहान। ओबीसी कैसी है? क्या हमारा तो सर चौहान ओबीसी में ही आता है। नहीं ना, शेड्यूल कास्ट में आते हैं ना। सर हिंदी साइड चौहान हूँ ना मैं। अच्छा, अलग अलग मतलब कुछ अलग है। ठीक है, ठीक है। हाँ ओके 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 बेटा। उसी वजह से प्रॉब्लम जा रही है सर। ठीक है ठीक है, बट 50% फीस लगेंगे फिर। क्योंकि सर चौहान को यहाँ मराठी साइड से डाल दिया है, बट मैं हिंदी साइड से चौहान हूँ। क्योंकि चौहान ओपन में आते हैं। हाँ सर, वो राजपूत सिंह हो गए ना, वो वही। मराठा राजपूत। चौहान मतलब मराठा राजपूत। और आप दोनों का बन गया ना सब? रोहिणी और कोमल आपका? मेरा बना है। रोहिणी आपका? वैलिडिटी बनती है सर। बेटा बनाओ वैलिडिटी। हाँ क्योंकि विदाउट वैलिडिटी एडमिट, देखो बेटा किसी एक डॉक्यूमेंट से एडमिशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक साल बर्बाद होता है। अगर एक साल भी एजुकेशन में अगर गैप होती है तो आपकी पढ़ने की लिंक टूट जाती है। समझ रहे हो? हाँ सर। पढ़ने की लिंक नहीं टूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए सब काम छोड़ के पहले कास्ट वैलिडिटी पे फोकस करो। घर पे किसी की बनी है? फैमिली में कोई किसी की बनी है वैलिडिटी? कोई बड़ा भाई, कोई बड़े बहन, कोई बड़े पापा? नहीं सर। आप फर्स्ट हो? हाँ तो बेटा जल्दी बनाओ, 3 महीने लगते हैं उसके लिए। और जब आप ARC करते हो ना, MBA का एडमिशन से पहले ARC करना पड़ता है। ARC मतलब DTE के वेबसाइट पे हमारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ARC नंबर, वैलिडिटी का नंबर उनको देना पड़ता है, रेफरेंस नंबर। विदाउट वैलिडिटी पहले हमारे वक्त नहीं था। हमारे वक्त कैसे था बेटा? फॉर्म नंबर ई आता था, एक इंटरनेट पे अवेलेबल होता था, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। और हम उस पे एफिडेविट करके देते थे कि हम 3 महीने में सबमिट करने वाले हैं वैलिडिटी। तो हमें 3 महीने का ब्रेक मिल जाता था। बट अभी ऐसे नहीं है। अभी आपको अगर एडमिशन चाहिए MBA में, स्पेशली MBA, तो आपको वैलिडिटी बनाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। विदाउट कास्ट वैलिडिटी एडमिशंस नहीं होते, MBA के तो नहीं होते। तो आप इस भ्रम में मत रहना कोई भी कि हो जाएगा, किसी को पैसे दे दूंगा हो जाएगा। कास्ट वैलिडिटी बनाने के लिए पैसे भी नहीं दे सकते जिले में। मेरी कास्ट वैलिडिटी जब मेरी गई थी तो मेरी केस वापस आ गई थी, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट नहीं था मेरे दादाजी का। बोले दादाजी की लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। और प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर मैंने बोला 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में लिखवा के लिया था कि दादाजी पढ़े हुए नहीं थे।
और वो फिर से केस जाके डिस्ट्रिक्ट में देनी पड़ी थी, फिर आई थी बनने। और मेरी थी इसलिए मेरी बहन की रीना की जल्दी बन गई क्योंकि मैंने अपनी वैलिडिटी भेजी थी। इसलिए बोला अगर आपके फैमिली में किसी की वैलिडिटी होंगी ना तो वो अगर भेजते हो तो फिर डॉक्यूमेंट ज्यादा चेक नहीं होते, क्योंकि एक अगर आपकी फैमिली में वैलिडिटी है इसका मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं, तो एक आध महीने में बन के आ जाती है। और कोमल आपका 12th साइंस था ना? हाँ, इसलिए जल्दी बन गई। इसलिए जल्दी बन गई होगी। और आपका क्या था बेटा रोहिणी? कॉमर्स था सर। कॉमर्स था सर, इसलिए बेटा आपकी नहीं बनी। बट बाकी के आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ना? हाँ सर। डोमिसाइल? सर डोमिसाइल दी उसके बाद सर कॉलेज वालों को दी है तो वो बोल रहे हैं ये करके। कॉलेज वाले मतलब कॉलेज वालों के पास है, हमारे कॉलेज वालों के पास है। हाँ सर, पर बोल हाँ रहे थे नहीं करके। हाँ, नहीं नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो बाद में दे देंगे वापस। नेशनलिटी है? नेशनलिटी है? नहीं सर। बना लो, तहसील से बन जाती है, नेशनलिटी बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो बेटा सब काम छोड़ के डॉक्यूमेंट के पीछे लोगों पहले, तो डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत क्या, बहुत ही ज्यादा। समझा? हाँ सर। हम मंडे से रेमेडियल क्लासेस लेंगे, मैं आपको फिर से पढ़ाऊँ छोटे 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 छोटा, जो कंसेप्ट आपके ध्यान में नहीं होंगी या फिर कोई कंसेप्ट आपने अटेंड नहीं की होंगी तो वो सारी चीजें भी आपके ध्यान में आ जाएंगी। फालतू का फालतू आपका ग्रेजुएशन ना ये हो गया पूरा का पूरा। आपने सिर्फ ढंग से 3rd सेम तक ही किए हो ना? नहीं 3rd सेम भी नहीं किए हो ना? हाँ सर। 3rd सेम हुआ क्या आपका ऑफलाइन? फ्रेश वाले हुए थे ऑफलाइन और बैक वाले ऑनलाइन हुए थे। हाँ 3rd सेम हुआ था लगता है। पूरा का पूरा खेल हो गया आपके ग्रेजुएशन का। बट हर 100 साल में एक बार आता है, ये बोलते हैं ऐसे। 1920 में आया था, 1820 में आया था, 1720 में आया था, और 2020 में आया। प्लेग, हैजा, ऐसे कुछ कुछ हर 100 साल में एक बार आती है, बोलते हैं ऐसा। अब 100 साल पहले तो हम थे नहीं, और हम में से बहुत लोग, हमारी जनरेशन ही नहीं थी। 100 साल पहले था क्या कोई? हर 100 साल में एक बार ऐसे होता है बोलते हैं। कितना कितने सारा मिस किया ना, कॉलेज क्लासेस, फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी, क्या बोले 26 जनवरी के कल्चरल प्रोग्राम, सब कुछ मिस हो गया। सभी चीजें सर। सब चीजें मिस हो गई।
देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे कोरोना तब तक नहीं जाएगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा सारे लोगों का। सारे लोगों का वैक्सीनेशन होने के बाद ही। और बेटा, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपने फैमिली में आपके मम्मी पापा कोई बाहर जाता होगा तो उनको सैनिटाइजर की बोतल दो, उनको प्रॉपर हैंड वॉश करते जाओ बोलना जो बाहर जाते हैं, क्योंकि जो नया वेरिएंट मिला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक है। जो नया कोरोना का वेरिएंट जो मिला है ना, अभी 26 पेशेंट मिले महाराष्ट्र में, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मम्मी पापा ही बाहर जाते हैं और उनका इम्यूनिटी वीक होता है, आपका तो वीक नहीं, इम्यूनिटी उनका वीक है। तो प्रॉपर तरीके से उनको हैंड सैनिटाइजर दीजिए, नहीं होगा तो उनको सोप दीजिए कि बार बार साबुन से हाथ धो सके, वो भी इफेक्टिव होता है, वो भी कोई प्रॉब्लमेटिक, स्पेशली वो लोग जो बाहर जाते हैं। राइट। हाँ सर। हम्म। ठीक है बेटा फिर। हेलो। हाँ सर ठीक है। ठीक है।